ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट का आवाज आ रहा है। पेज नंबर 273 निकाल लें जरा और एक नजर रिवाइज कर लें क्या पढ़ते हैं। एक नजर देखें कहाँ तक बात आई। सेकंड पार्ट ऑर्डर लिखते हैं। नहीं पिछले पेज जरा एक नजर देखें। फर्स्ट पेज से एक नजर रिवाइज करें। मटेरियल खरीद के अगर आपने रखना है तो कौन से चार कॉस्ट इंकर होते हैं? मटेरियल से रिलेटेड चार कॉस्ट कौन कौन से? चंद एग्जांपल जरा बोलने होल्डिंग कॉस्ट। रेंट देख के जरा रेंट ठीक है। लेफ्ट साइड पे एक लिस्ट बनी नहीं, वो तो उसके डिफरेंट नेम है ना। स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ये तो इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो रहे हैं। तो रखने का खर्चा है ना होल्डिंग। cost of capital side of insurance cost of a house or loss of expiry. रीऑर्डरिंग कॉस्ट में एक दो पढ़ना। Cost of placing order, cost of placing like material charges, quantity and cost of delivery of purchase item. कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि फर्स्ट पेज में? नेक्स्ट पेज पे ग्राफ से क्या डिसाइड हुआ था? ग्राफ पे क्या डिसाइड हुआ था? नंबर ऑफ और कि जितना हमारा ऑर्डर साइज होगा, अगर डिमांड इवन भी है, डिमांड इक्वली है, तो जितना हमारा ऑर्डर साइज होगा एवरेज इन्वेंट्री उसके हाफ होगी। देख लें एवरेज इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर हाफ होगी किसका? ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज किसे कहते हैं? ऑर्डर क्वांटिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ किस चीज का नंबर है? जो रॉ मटेरियल में चाहिए जो प्रोडक्ट नहीं, जिस वक्त आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसे ऑर्डर साइज कहते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एन ऑर्डर, आप एट अ टाइम कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं वो ऑर्डर साइज कहलाता है। ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज इंटरचेंजेबली वर्ड है। ये बंद नहीं हो रही बस। जो ऑप्शन होता है वही भी ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स वाली बात ठीक है। देन सर उसके बाद फिर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने लग गया था कि पता ये चला था कि अगर ऑर्डर साइज बढ़ाते हैं, जरा एंड में देखते हैं पेज नंबर 272 पे, अगर ऑर्डर साइज इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा? ऑर्डर्स तो कम हो जाएंगे। ऑर्डर साइज इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। पक्की बात है? उससे क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले कम करना है। ऑर्डर साइज बढ़ाने से नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होने से ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। कम ऑर्डर्स की होगी, कम ऑर्डर्स की होगी यार, इसलिए कम हो जाएगी ना। कम ऑर्डर होंगे, मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर आपका ऑर्डर साइज ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा स्टॉक इकट्ठा आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इकट्ठे ज्यादा आएंगे, इसका मतलब वो आपको होल्ड करने पड़ेंगे, तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप वाइस वर्सा बोले आप पूरी स्टोरी। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अगर ऑर्डर साइज कम होगा ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी।
होल्डिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि अब प्रॉब्लम ये है कि हम ऑर्डर बढ़ाएं, ऑर्डर साइज बड़ा करें या छोटा करें, क्योंकि बढ़ाते हैं तो वो हो जाता है, कम करते हैं तो वो हो जाता है। तो फिर हमने डिसाइड ही करना शुरू कर दिया पेज नंबर 273 पे कि कोई ऐसी क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर होना चाहिए, कोई ऐसा ऑर्डर साइज होना चाहिए, कोई ऐसा ऑर्डर साइज होना चाहिए जिस पे हमारा खर्चा मिनिमम हो जाए। और यहाँ से फिर एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मींस इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। इकोनॉमिक ऑर्डर साइज मींस हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर करें कि हमारे खर्चे मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक फॉर्मूला सा भी आएगा आपके सामने, इसकी एक एब्रीविएशन भी यूज होती है। क्या वर्ड्स लिखे हैं स्टार्ट में? EOQ। लेकिन ये EOQ जो है कुछ अजम्पशंस की बेस पे था, तो वो हम अजम्पशंस पढ़ रहे थे, याद है किसी को? यस सर। तो पहली अजम्पशन क्या थी? नो बल्क। मैंने आपसे कहा था डेफिनेटली कुछ अजम्पशंस ऐसी हैं जो अनरियलिस्टिक सी हैं, लेकिन पहले हम इन्हीं अजम्पशंस की बेस पर अपनी बात कर लेते हैं, बाद में फिर इन अजम्पशंस को प्रैक्टिकली वायलेट करके, रियल लाइफ में वायलेट करके डिस्कस करेंगे। तो अगर बल्क परचेज डिस्काउंट ना हो तो इसकी फिर इम्प्लीकेशन क्या थी? पढ़ लें आराम से पढ़ लें, मैं जब अगली बातें करूंगा तो आपने सही याद करवाना। उसकी इम्प्लीकेशन ये थी कि फिर हम ऑर्डर साइज बड़ा करें कम करें, ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करें कम क्वांटिटी ऑर्डर करें, हमारी एनुअल परचेज कॉस्ट सेम रहेगी। मतलब 1 लाख फर्ज करें हमें एक साल में यूनिट्स रिक्वायर्ड है, हम उन यूनिट्स को हजार यूनिट्स करके मंगवाएं या उन यूनिट्स को 1 लाख इकट्ठा मंगवा लें। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपीज है तो 1 लाख इंटू 10 10 लाख, और अगर हजार करके करेंगे नहीं तो नहीं हजार करके कितने दफा करेंगे? नहीं सर 10 दफा नहीं होगा, हजार 1 लाख रिक्वायरमेंट है तो 100 दफा ऑर्डर तो हम कर लेंगे, लेकिन हर 1000 यूनिट का रेट क्या होगा? 10 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 10 रुपए, तो टोटल लाख यूनिट्स का 10 लाख ही हो जाएगा। हजार करके मंगवाएं या सारे इकट्ठे मंगवा लें, परचेज प्राइस पर यूनिट फिर अगर कांस्टेंट ही रहनी है क्योंकि बल्क डिस्काउंट नहीं है, तो परचेज प्राइस हमारे इस डिसीजन से इसलिए निकल जाएगी क्योंकि वो इररिलेवेंट हो जाएगी। पढ़ लें जरा इम्प्लीकेशन। क्या हो नो बल्क बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनुअल परचेज कॉस्ट पे। चले सर सेकंड पढ़ रहे थे, सेकंड का फाइनल करना। एक वर्ड आया था सेकंड में, ऑर्डर लीड टाइम। लीड टाइम बताएं क्या होता है? अपने लफ्जों में ट्राई करें भाई, कोई ऐसे रटा नहीं लगाने की भी जरूरत नहीं। ऑर्डर प्लेसिंग से डिलीवरी तक का टाइम। ऑर्डर देने के बाद यूनिट्स आने तक जो दिन लगेंगे, जो हफ्ते लगेंगे, जो महीने अगर लगेंगे, वो लीड टाइम है। कब से कब तक? ऑर्डर डिलीवरी तक का टाइम। तो सेकंड assumption of EOQ is the order lead time is constant and known. What is the meaning constant? अगर 10 दिन है फिर 10 ही है, और नोन का मतलब पता भी है, 10 पता है और यही 10 है, हमेशा ये 10 ही रहेंगे। अगर इसी तरह हो जाए तो बाद इसकी इम्प्लीकेशन कल फाइनल नहीं होती। डिलीवरी ऑफ न्यू ऑर्डर इज ऑलवेज टाइम टू कंसाइड का मीनिंग क्या है? मैच कर जाएगी विद रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। यहां तक जरा रुककर दोबारा सोचना। जैसे ही हमारा स्टॉक खत्म होगा, नया ऑर्डर आ जाएगा। क्यों? हम ऑर्डर तब करेंगे, हम नया ऑर्डर तब करेंगे जब हमारे पास लीड टाइम का स्टॉक बच जाएगा। लीड टाइम किसे कहते हैं? 10 दिन अगर लगने हैं एक ऑर्डर को हम तक पहुंचने में, ऑर्डर की क्वांटिटी हम तक पहुंचने में, ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑर्डर की क्वांटिटी आने में 10 दिन अगर लगने हैं, तो हम ऑर्डर इंशाल्लाह कब कर देंगे? जब 10 दिनों का स्टॉक रह जाएगा हमारे पास, हम इंशाल्लाह ऑर्डर कर देंगे, 10 दिनों में वो स्टॉक कंज्यूम कर लेंगे, और इंशाल्लाह जैसे ही कंज्यूम करेंगे नया ऑर्डर हाजिर हो जाएगा। तो क्या चीज किससे मैच कर जाएगी?
नया ऑर्डर नहीं, डिलीवरी ऑफ द न्यू ऑर्डर, and the जैसे ही स्टॉक खत्म होगा नया ऑर्डर हाजिर हो जाएगा। सो द मैक्सिमम इन्वेंट्री, इससे फिर क्या होगा, सो द मैक्सिमम इन्वेंट्री केप्ट विल बी इक्वल टू, ये जरा वर्ड, अब एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना, मैक्सिमम वर्ड है हमारे पास। मैक्सिमम इन्वेंट्री बस कितनी होगी, जितना ऑर्डर साइज होगा। मसलन पिछले डायग्राम देखा जाती है, फर्स्ट सिनेरियो में मैक्सिमम स्टॉक, ये एवरेज की वक्त बात नहीं हो रही, 12,000 ऑर्डर साइज। दूसरे सिनेरियो में मैक्सिमम, तीसरे में मैक्सिमम कितना होगा, जितना आप ऑर्डर देंगे। एवरेज नहीं, एवरेज कितना होगा, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। अभी इसकी बात नहीं हो रही, मैक्सिमम कितना होगा, जितना ऑर्डर साइज होगा। ठीक हो गया। तो दस इस सिचुएशन में अगर लीड टाइम कांस्टेंट और नोन है तो क्या फिर स्टॉक आउट हो सकता है? अब ये एक आखिरी बात रखो सोचना, पिछले पेज पे ना, एक पेज पीछे और। स्टॉक आउट किसे कहते हैं? कस्टमर आया और आपका सीजन नहीं है, ये आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और रॉ मटेरियल खत्म हो गया, क्या ये सिचुएशन फिर आ सकती है अगर लीड टाइम कांस्टेंट और नोन है? कौन सी सिचुएशन फिर अवॉइड हो जाएगी? और अगर स्टॉक आउट नहीं होगा तो फिर स्टॉक आउट का नुकसान भी खत्म हो जाएगा। आए वापस लास्ट लाइन अंडरलाइन करेंगे। अगर ये assumption ले ली जाए ऑर्डर टाइम इज कांस्टेंट और नोन, तो इससे क्या होगा, नो रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक अकाउंट, और देयरफॉर कौन सी कॉस्ट भी हमारे डिसीजन से निकल जाएगी, शॉर्टेज कॉस्ट कैन बी इग्नोर्ड। क्यों क्यों क्यों? 10 दिन लगने हैं, 10 दिन लगने हैं, 15 लगने हैं, 15 लगने हैं, हम उतने दिन का स्टॉक रख लेंगे और इंशाल्लाह चीजें आ जाएंगी। तो कौन कौन सा खर्चा इस बहस में अभी रेलेवेंट होगा? फर्स्ट पेज पे वापस आए, 4 खर्चे थे, बार बार देख लें, याद हो जाएगा ये, बस इससे ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती। परचेज प्राइस, होल्डिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट, पहला क्यों निकल गया? आखिरी खर्चा फिलहाल क्यों निकल गया? तब सिर्फ 2 चीजें रह गई, कौन कौन सी? होल्डिंग कॉस्ट एंड रीऑर्डरिंग कॉस्ट। वापस आए, थर्ड assumption, annual demand for the inventory item is constant throughout the, जैसा कल मैं बात कर रहा था, मेरा ग्राफ दोबारा देखें, 12,000 kg चाहिए पूरे साल में, तो हर महीने कितने चाहिए? 1000। क्या ये डिफरेंट हो सकते हैं, पहले महीने 2000 फिर 500, हैफेजर्ड हो सकता है, लेकिन इसमें थर्ड assumption है कि जो भी आपकी डिमांड है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द ईयर। मतलब अगर 1 लाख यूनिट्स हैं तो कैलकुलेटर पकड़ें, सालाना रिक्वायरमेंट अगर 1 लाख यूनिट्स है तो डिवाइड बाय 12, अगर पर डे बनाना चाहते हैं तो 365, अगर 12 करेंगे तो ये पर मंथ आ जाएगी, पर मंथ से पर डे पे आना चाहें तो डिवाइड बाय 30 कर लें। ठीक है, तो यकीनन डिमांड हैफेजर्ड भी हो सकती हैं, अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकती हैं, लेकिन इस ईओक्यू के फॉर्मूले में थर्ड assumption है कि डिमांड कांस्टेंट रहेगी। इससे क्या होगा, लास्ट लाइन इसकी इंप्लीकेशन सॉरी, एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री इन स्टॉक इज इक्वल टू द इन्वेंट्री इन स्टॉक, या इसके इन्वेंट्री से पहले एक वर्ड और लगाने का क्लैरिटी ज्यादा, एवरेज इन्वेंट्री इन स्टॉक। एज अ रिजल्ट एवरेज इन्वेंट्री इन स्टॉक इज इक्वल टू द ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 थ्रू आउट द ईयर। मतलब वही 12,000 जीरो इस तरह करके जो हमने कल बहस की थी। बात कुछ क्लियर है सर? तो 3 जरा ये जो assumptions हैं अगर इन्हें शॉर्ट वर्ड्स में ज़हन में रखा जा सके, नंबर 1 बल्कि साउंड नहीं है, नंबर 2 नहीं, लीड टाइम है लेकिन कांस्टेंट और नॉन, और डिमांड कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये सारी assumptions रेलिवेंट हो तो नेक्स्ट इस टेबल के नीचे जरा ढूंढो। As a result of these above assumptions,
रेलिवेंट कॉस्ट कौन कौन सी रह जाएगी बस? ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ जी, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर आइटम पर एनम एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। पूरा सेंटेंस अंडरलाइन करना पड़ेगा। चार कॉस्ट थी, परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट निकल गई बिकॉज ऑफ नो बिल डिस्काउंट, शॉर्टेज कॉस्ट निकल गई बिकॉज ऑफ लीड टाइम कॉस्ट एंड नोन। तो दो चीजें रिमेनिंग रह गई, कौन कौन सी? होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। जी थर्ड, ये डिमांड कांस्टेंट है, मतलब अगर 1000 यूनिट्स हैं तो वो इक्वली इस्तेमाल होंगे हर दिन, इक्वल डिमांड रहेगी, सीजनल वेरिएशंस नहीं होंगी। देन सर जी फाइनली वो कहता है एट ईओक्यू लेवल, अभी ये इंशाल्लाह जब 2 पॉइंट्स आएंगे मैं अभी आपके सामने वर्किंग से प्रूव करूंगा। ईओक्यू लेवल पे, ईओक्यू स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस लेवल पे दो काम होंगे इंशाल्लाह। नंबर 1, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल कैरिंग कॉस्ट के बराबर आएगी, कैसे अभी क्वेश्चन करते हैं। और नंबर 2, एंड इन दोनों का सम, किन दोनों का सम इंशाल्लाह मिनिमम आए, जो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है वो मिनिमम आया करेगी ईओ की लेवल पे। नंबर 1 क्या किसके बराबर होगा? ये फार्मूला सेट ही ऐसे हुआ हुआ कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट बराबर आएगी और इनका जो सम हुआ करेगा वो इंशाल्लाह मिनिमम हुआ करेगा अगर किसी भी और सिनेरियो में हम कंपेयर करें। देन एक फार्मूला जरा पढ़ना, ईओक्यू का एक फार्मूला है, बोलना जरा क्या लिखा हुआ? 2C नॉट डी डिवाइड बाय CH। इनकी इन एब्रिविएशंस की जरा एक्सप्लेनेशन ढूंढना जरा। C नॉट स्टैंड फॉर कॉस्ट पर ऑर्डर, D स्टैंड्स फॉर और CH स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन आइटम मींस 1 यूनिट। लिख लो 1 यूनिट ऑफ इन्वेंटरी पर एनम। अब इस फार्मूले की जो डेरिवेशन है वो थोड़ी सी है आपके सिलेबस से रिलेटेड, लेकिन वो बाद में कर लेंगे। लेकिन फार्मूला इस वक्त अगर याद कर लें, क्या फार्मूला सर? नहीं सी नॉट वगैरह रहने देंगे, मतलब पूरे वर्ड के साथ बोल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम, और फिर ये स्क्वायर रूट है। आप मुझे ये बताइए, ये अभी तक हमें इससे अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई है? ये फार्मूला बताएगा क्या? फार्मूले का आंसर बताएगा क्या? ऑर्डर साइज बताए, हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर करें तो खर्चे मिनिमम हो जाएंगे। ये फॉर्मूले का आंसर हमें इंशाल्लाह ये बताएगा। कहें इसको जरा क्वेश्चन की शक्ल में करते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000 यूनिट्स, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट 6, कॉस्ट पर ऑर्डर 1200, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सर एक यूनिट को रखने का सालाना खर्चा क्या? एक यूनिट को अगर पूरा साल अपने स्टोर में रखेंगे तो उसका एनुअल खर्चा क्या है? कॉस्ट ऑफ कैरिंग पर यूनिट 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। अब इससे से लिंक किया 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? 6। तो व्हाट इज 50%? 3। कैलकुलेटर निकालना। फॉर्मूला बोले सर, 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर 1200, एनुअल डिमांड 80,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम, कॉस्ट प्राइस 6, 50%, 3। सॉल्व करें फिर जिसे खोलना है वर्किंग करनी है।
मत करें सर, मत करें। $80,000 क्या था? एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट या डिमांड चला। 8,000 के नंबर ऑफ साइज आइटम सर। 8,000 यूनिट्स का ऑर्डर करना चाहिए। यस सर। 8,000 यूनिट्स का ऑर्डर करना चाहिए। हमारे फॉर्मूला क्या था? नोट करिए। देन सर अगर हम ईओ की बेस पे ऑर्डर्स करें तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें, एनुअल टोटल एनुअल कॉस्ट हमारी क्या हो? टोटल एनुअल कॉस्ट एट ईओ की लेवल, मटेरियल से रिलेटेड हमारी टोटल एनुअल कॉस्ट क्या हो? नहीं, एक मिनट लिखे जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मैं बताता हूं। अगर हम 8,000 यूनिट्स का ऑर्डर करें तो हमारी सालाना कॉस्ट क्या होगी? रेडी है सर? सबसे पहले आप बताएं एनुअल परचेज कॉस्ट क्या होगी? एनुअल परचेज पर यूनिट एनुअल परचेज कॉस्ट क्या होगी? 4,80,000 कैसे निकल आएगी एनुअल परचेज कॉस्ट? 80,000 यूनिट, 80,000 खरीदने, यस सर। नीचे तो कह रहा 8,000 खरीदने, खरीदने 80 हैं, 8,000 करके मंगवाने, 10 दफा मंगवाने, खरीदने 80 हैं, रिक्वायर्ड 80 हैं। मल्टीप्लाइड बाय 6 ऐसी है। व्हाट इज 6? थोड़ी बस बात कंप्लीट करूंगा। व्हाट इज 4,80,000? एनुअल परचेज कॉस्ट। देन एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालेंगे और कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाला करेंगे? डिमांड डिवाइड बाय नंबर ऑफ। जो आपने किया है बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन इसको आप याद रख लेते हैं। एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। बोल दे रहा क्या बोला मैं? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल डिमांड के 80,000। ऑर्डर साइज, 8,000। ऑर्डर साइज किसे कहते हैं? एक ऑर्डर में कितनी यूनिट्स होंगे? एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स होंगे? तो अगर 8,000 यूनिट्स एक ऑर्डर में होंगे तो हमें कितनी दफा मंगवाने पड़ेंगे? 10 दफा। 10 दफा मंगवाने पड़ेंगे। और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। तो इसको सॉल्व करके लिखने की जरूरत नहीं है। 80,000 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 1200 आंसर। 12,000। व्हाट इज 12,000? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। रुक जाए। देन क्या यूनिट्स को रखने का कोई खर्चा भी होगा? यस। एनुअल कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट किस पे आती है? कैरिंग कॉस्ट नहीं, कैरिंग कॉस्ट किस पे आएगी? जो यूनिट्स मेंटेन करेंगे, जो स्टोर रूम में यूनिट्स होंगे उन्हीं पे आएगी। तो स्टोर रूम बनाया जरा देना। यस सर। ग्राफ सोचें कल वाला। यस सर। 8,000। हम एट अ टाइम कितने यूनिट्स का ऑर्डर कर रहे हैं? 8,000। व्हाट इज ऑर्डर साइज? क्या 8,000 यूनिट्स स्टॉक में हर वक्त पड़े रहेंगे? वो आएंगे, इस्तेमाल होंगे। ये कितनी दफा हमारा ये इस तरह से होगा? तो पीछे देखें जरा, पीछे पिछला पेज देखें जरा। ये कितनी दफा हमारा स्टॉक खत्म होके फिर आएगा, खत्म होके फिर आएगा? 10 बार। आएगा कितना? 8,000। 8,000, फिर 8,000, 8,000, 8,000। ठीक है। यस सर। तो 8,000 मेंटेन होगा, ये ऑर्डर साइज का हाफ मेंटेन हो रहा ऑर्डर साइज होगा। का हाफ एवरेज। तो व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द एनुअल कैरिंग कॉस्ट? सुने मेरे से। ऑर्डर साइज, नूने ऑर्डर साइज 8,000 डिवाइड बाय 2, इससे क्या आ जाएगा? एवरेज स्टॉक। और मल्टीप्लाइड बाय, सुने सर जी मेरे से सुनिए,
मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मसलन 8000 डिवाइड बाय 2 क्या आंसर आएगा? 4000 यूनिट्स थ्रू आउट मेंटेन होंगे। तो एक यूनिट को पूरा साल रखने का खर्चा क्या है? 6 into 50%। तो 3 रुपीज क्या था? ढूंढने जरा दोबारा। पूरा 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 बोल रहे, पूरा बोल रहे। कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो एवरी स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, आंसर आएगा 12000। इस जहां ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप पेज नंबर 273 पे, थोड़ा सा ऊपर देखें जरा। ये फॉर्मूला सेट ऐसे हुआ हुआ है कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम आए करेगी, और दूसरी जो चीज ऊपर लिखी है मिनिमम कॉस्ट हुआ करेगी, वो अभी हम प्रूव नहीं कर सके, लेकिन एक सेकंड के लिए मैं ये अलग टोटल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं वो दूसरी बात भी बाद में प्रूव कर सकूं। क्या किसके बराबर है? एनुअल अर्निंग एनुअल कैरिंग कॉस्ट के बराबर है। लेकिन बारह ये साइंस असल नहीं है कि बराबर क्यों आया, असल साइंस ये कि मिनिमम आएगा। तो मिनिमम को मैं अभी प्रूव करता हूँ, आप लोग यहाँ तक लिख लें और टोटल एनुअल कॉस्ट बता दें प्लस कैसे करें। ये 24,000 तो मैंने किस किस का सम किया? अर्निंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो फाइनली 480 परचेज कॉस्ट है और 24,000 अगर ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। लिख लें, कंप्लीट करें। जाने दे सर, जाने दे सर, एग्जामिनर को बताना था पता। इक्वल कब आएगी? अगर हमारी वर्किंग सही होगी। और क्या हमारी एक वर्किंग कंफर्म है कि सही होगी? ना वो सही होगी और देर पर हम वही देख के लिख लेंगे तो वो भी गलत। जूम आउट की मतलब यार, जूम आउट सारा कुछ तो नजर आ रहा है। क्या देखना? तो नहीं देखनी, टोटल एनुअल कॉस्ट। जी सर, नोट है। लिखिए सर। यस सर। चलिए सर, अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन ऑफ यूपी ये बात तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं अब आपके सामने ये प्रूव करूंगा कि ये जो सम किया मैंने किस किस का, ये मिनिमम होगा यू की लेवल। तो उसका तरीका ये है कि अपना जरा डाटा देखें जो अभी आप वर्किंग कर रहे हैं। हमारे इस वक्त ऑर्डर साइज के 8000। अगर हम ऑर्डर साइज 8000 से ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, दोनों केसेस में भी आपके सामने आएगा कि 8000 पे ही मिनिमम खर्चा है। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूं, फॉर एग्जांपल मतलब इस बात को फाइनली समझाने के लिए आपको, लेट्स अज्यूम
ऑर्डर साइज 10,000 यूनिट्स इंस्टेड ऑफ बताएं 8,000। मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई ईओ की लेवल पे कॉस्ट मिनिमम होती है। तो मैंने उसको प्रूव करने के लिए क्या किया, जरा ऑर्डर साइज बढ़ा दी है। फिर डेफिनेटली अगला स्टेप क्या हो जाएगा कि ऑर्डर साइज कम करें या ज्यादा करें, 8,000 पे इंशाल्लाह मिनिमम कॉस्ट है। एनुअल परचेज कॉस्ट क्या होगी, वो क्यों फर्क नहीं पड़ता हमारी इस वक्त है ना 480। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जरा एब्रीविएशन ही मैंने बना दी, एक मिनट रिलैक्स। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाला कैसे करेंगे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज बता दें क्या है मेरा 10,000 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। आंसर आया 9600। कैंडी सॉल्व करना बाद में लिख लीजिएगा, पहले सॉल्व करना। ये मेरे 80,000 10,000 और 1,200 का मीनिंग बता दें जल्दी से। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है, ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज क्या है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 15,000। मैंने तो कहा था इन दोनों का आंसर सेम आता है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल कैरिंग कॉस्ट के बराबर आती है, वो सिर्फ किस लेवल पे आती है, कैलकुलेटर पकड़े, सिर्फ इन दो का भी सम करना है 24,600। यकीनन खर्चे डिफरेंट हो गए, लेकिन क्या सम ईओक्यू में ही मिनिमम है? सर मिनिमम है, और टोटल खर्चा अगर हम इकट्ठा करेंगे तो 5,04,000। तो क्या वाकई ईओक्यू लेवल पे कम है? हमें सर कितना फर्क है ईओक्यू लेवल पे, अपने ही बिजनेस समझे, क्या बचा ले। एक वर्किंग और करवा दें जरा। लेट्स अज्यूम ऑर्डर साइजेस, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, दो को फर्क चलेगा। ये वाला मेरे साथ कर ले, बाकी फिर आप बता दें। is 4,000 units instead of, हाँ जी बिल्कुल सही, इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन हो रहा है यूक्यू लेवल पे 8,000 यूनिट्स। एक बार फिर बोल लीजिएगा फाइनल चीजें। एनुअल परचेज कॉस्ट, खरीदना देखिए 80 है, खरीदना 80,000 ही है। डिसाइड ये हो रहा है कि कितना कितना करके खरीदे। यूक्यू लेवल पे 8,000 करके खरीदे, 8,000 करके खरीदे। सेकंड असम्पशन 10,000 करके 8 दफा खरीदने। थर्ड इज 4,000 करके 20 दफा खरीदने, कर लें कोशिश। खरीदना कितना है, जितनी रिक्वायरमेंट है, तो 480, ठीक है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे 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 कैसे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज 4,000 इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर 24,000। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है, ऑर्डर साइज बताएंगे डिवाइड बाय 2 टू गेट द एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या है। अब इस केस में 2,000 यूनिट्स थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रखने पड़ेंगे, थ्रू आउट द ईयर सिर्फ 2,000 यूनिट्स मेंटेन रखने पड़ेंगे, तो 6,000 ही हो जाएगा। इन दोनों का सम 30 हो जाएगा और फाइनली आंसर हमारा 510 हो जाएगा। अपना ईओक्यू वाला आंसर देखें, क्या मिनिमम वही है सर, क्या मिनिमम वही है, सम इन दोनों का सम। असल में इसको बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ कि आपके सामने एक और चीज हाईलाइट कर सकूं कि 480 इस वक्त रेलिवेंट इन डिसीजन नहीं है, वो कांस्टेंट ही है। तो फर्क क्यों पड़ रहा है कॉस्ट पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का सम बदल जाने से। नोट कर लें।
ये AOC के AOC सलमान की तरफ से आ देना जवाब सवाल 7 से पूछ रहा मुसलसल। ये डबल सी के है। सी आगे पीछे हो गए। अच्छा इंक पेन है, इंक पेन है, इंक पेन है। कितने दिन बाद बदलता है इंक? 2 दिन। कितना पड़ता है? पेपर में कैसे लिख रहा है? इसी से नहीं, फास्ट तो रहने दे, वो तो मैं तुझे पीछे 3 महीनों से देख रहा हूँ। लिख ले यार। हमायूं के कीबोर्ड पे तो W के अलावा मैसेज ही कोई नहीं, बड़े बटन ही कोई नहीं मिल रहा। जब भी पूछता हूँ बटन W आ जाता है। कर ले मत यार। नोटेड सर। पेन नंबर 274 कमिट से नीचे थोड़ा सा। हमने कुछ अजम्पशंस की बेस पे यहाँ बात की है, आए अब रियलिस्टिक हो जाएगा। If bulk order discount exists, हो सकती है। When EUQ formula was used, it was assumed that the purchase price by the unit is constant regardless of the order quantity. If, however, bulk order discount exists, then purchase price also becomes a underlying. अब हो सकता है बल्क डिस्काउंट इतनी ज्यादा हो, उसका इफेक्ट इतना ज्यादा हो कि ये जो मिनिमम हुआ है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का खर्चा, वो शायद बल्क डिस्काउंट ज्यादा हो जाने की वजह से नेट इफेक्ट उसका ये आ जाए कि किसी और ऑर्डर साइज पे हमारी नेट टोटल कॉस्ट कम हो रही हो। तो मेरी बात समझ रही है? मसलन अपने रजिस्टर देखें जरा, अभी जो वर्किंग किया, लेट्स अज्यूम 10,000 यूनिट्स का जो ऑर्डर था उस पे हमारी जो परचेज कॉस्ट है वो 10,000 रुपए कम हो जाए। वैसे फिगर्स करा देखें, मतलब 10,000 रुपए की बल्क डिस्काउंट मिल जाए तो 4,80,000 कितना रह जाएगा? 4,70,000। वो नीचे सम अगर मिनिमम है भी, लेकिन क्या अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी? टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी सर। अगर बल्क डिस्काउंट एग्जिस्ट करती हो फिर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? आए 4 स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले हम EOQ कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें बल्क डिस्काउंट का इफेक्ट इग्नोर कर देंगे और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे EOQ लेवल पे। फिर नंबर 3, डिस्काउंटेड लेवल पे टोटल कॉस्ट
कैलकुलेट कर लेंगे, और स्टेप नंबर 2 में जो टोटल कॉस्ट आई ईक्वी लेवल पे, और जो स्टेप नंबर 3 पे आई है डिस्काउंटेड लेवल पे कॉस्ट, उसका कंपैरिजन कर लेंगे और डिसीजन किस तरफ ले लेंगे, जिस तरफ खर्चा कम हो रहा हो। क्लियर है सर? बात जरा सही समझने के लिए पेज नंबर 277 पे एक मिनट आएंगे। तो सर आज छोटे छोटे क्वेश्चन से गेम आगे बढ़ाते हैं। दरमियान में ढूंढे 2.2 के नाम से एक सवाल, इन्वेंट्री कंट्रोल। एंटिटी G uses 105 units of an item of inventory every week. These cost 150 per unit. They are stored in a special storage unit, and the variable cost of holding the item is 4 rupees per unit each year, plus 2% of the inventory's cost. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग क्या है? 4 रुपया कांस्टेंट है, और इसमें क्या ऐड होना है? 2% इन्वेंट्री की कॉस्ट जो भी उसका 2% ऐड होके फिर क्या बनेगी? एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट बनेगी। मतलब कुछ लिंक कर रहा है, 4 कांस्टेंट है और 2% को किससे लिंक कर रहा है? मतलब 4 में प्लस 2% ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस करेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट आएगी। हमें क्या करना है? Requirement A, if placing an order for this type of material costs 390 for each order, what is the optimum order quantity? Underline करना words. Optimum word याद है कहीं decision making वगैरह में? Optimum तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए वर्ड है, EOQ लिखना साहब। Optimum order quantity to minimize annual cost, assume that there are, अब अगर ये ना भी लिखा हो तो आपको आइडिया होना चाहिए, एक साल में कितने महीने, एक साल में कितने क्वार्टर, एक साल में कितने वीक्स, एक साल में कितने दिन, 365। हाँ वो भी होता है, कभी कभी 360 कह देता है, वो सब आ रहा है, लेकिन नॉर्मल ऑन एवरेज ये EOQ नहीं करवाए सर, छोड़े बाकी सब कुछ, EOQ नहीं करवाए, फार्मूला हो जाए सर EOQ का। बोल दे देखी जाएगी आज। एक्स नॉट वगैरह रहने दे, मतलब वो पूरा वर्ड्स के साथ याद, पूरे वर्ड्स के साथ तो मल्टी, ठीक है, लिखते हुए टाइम बचाना बचा ले। कॉस्ट पर ऑर्डर टू मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम स्क्वायर रूट के साथ डेटा ढूंढे। 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढे जी कोई 150 ना करे यार। रिक्वायरमेंट ए 390 कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड निकालनी, एनुअल डिमांड 105 पर वीक है इनटू 52, ठीक है। अब सॉल्व करके लिखना चाह रहे हैं लिख लें, डिवाइडेड बाय 4 प्लस करवा दें, 4 प्लस 2% किसका, जाने दे 390 का यार, को खुदा नाम नहीं है। इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना हमने, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम, तो व्हाट इज 150, इन्वेंट्री कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2%, ठीक है 7। एक्सप्लेन करने लेकिन ठीक है लिख के दो। सर ये हमारे, मैं इसलिए कह रहा हूँ बेस में लिखना क्या हमने, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम, यहाँ 1 यूनिट की कॉस्ट उठाएंगे। हमें चाहिए क्या, पूरे वर्ड्स नहीं बोल रहे तो ये बात बननी नहीं है, इसी में फंसाना है हमें एग्जाम्पल में। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, लेकिन पर का मतलब क्या, पर 1 यूनिट
पर 1 ईयर, पर 1 annum, एक साल। आंसर यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 780? ऑर्डर साइज, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज 780 यूनिट्स। यहां तक की स्टोरी ये कहती है कि अगर 780 यूनिट्स का ऑर्डर दिया जाए तो ये मिनिमम खर्चा है। नहीं वीकली नहीं होगा, साल में कितने होंगे ये? कैलकुलेटर पकड़ना, तकरीबन कितने होंगे? ना ना सर जी, ना 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 ना, ये नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते, हमें बातें क्लियर ही नहीं है। हमें 780 रुपए, 780 यूनिट्स का एक दफा ऑर्डर देना है। कितने ऑर्डर देने हैं? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। तो अभी एक सेकंड सर, थोड़ा सा हजम करना हमने। वो ठीक है, वो शायद वो पॉइंट्स में भी आ रहा हो, वो कर लेते हैं बात। रिक्वायरमेंट एक कंप्लीट है सर, रिक्वायरमेंट एक ही हद तक कंप्लीट है। कैसे पता चला मुझे? क्या निकालना था? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब है रिक्वायरमेंट बी में, सपोज दैट supplier offer the discount of 1% on purchase price for an order size of 2000 units or more। अब यहां जरा रुकेंगे, मीनिंग हमारा आंसर आया 780 यूनिट्स का, लेकिन सप्लायर ने कहा कि अगर 2000 यूनिट्स या उससे ज्यादा का ऑर्डर देंगे तो मैं आपको 1% परचेज प्राइस पे डिस्काउंट दे दूंगा। 180 परचेज प्राइस है, जरा काइंडली कैलकुलेट करें, 99% रह जाएगा। अब इतने तो बड़े हो गए हम, 1% डिस्काउंट के बाद फिगर क्या रह जाएगी? 148 समथिंग, 150 रुपए का यूनिट दे रहे हैं, 148 समथिंग, ठीक है। अब आप ये बताएं मुझे, लिखा हुआ है 2000 और मोर, 2000 का ऑर्डर करें डिस्काउंट अवेल करने के लिए, या 2500 का, 3000 का, कितने का? नहीं, और मोर कह रहे हैं ना? नहीं नहीं, अब देखना नहीं, अब हमें सोचना 2000 यूनिट्स और मोर है। अब हमें कम से कम मंगवा के डिस्काउंट ले लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मंगवा के, ज्यादा से ज्यादा मंगवा के डिस्काउंट तो मिलनी इतनी है, होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या उठाया करेंगे? 2000। लेकिन एक और गेम, फॉर एग्जाम्पल आगे लिखा होता है कि 2% डिस्काउंट मिलेगी कि 3000 या उससे ज्यादा का ऑर्डर देंगे। नहीं, फिर 2000 की एक वर्किंग, फिर 3000 की, मतलब मोर की नहीं, डिस्काउंटेड लेवल में मिनिमम। मतलब मैं इस केस में 2500 पे वर्किंग क्यों ना करूं? डिस्काउंट हमें 2000 पे मिल जाएंगे, तो 2500 मंगवाने का मतलब होगा हम अपनी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। 2000 पे वर्किंग क्यों कर लेंगे? डिस्काउंट मिल रही है, हो सकता है होल्डिंग कॉस्ट जब बढ़ रही है तो कंपनसेट हो जाए डिस्काउंट से। तो अगर इस तरह से हमें कोई रेंज दी हो 2000 या उससे ज्यादा, या 3000 उससे ज्यादा, तो हम कौन सा उसमें से लेवल उठाएंगे जहां मिनिमम डिस्काउंट मिले, जहां मिनिमम ऑर्डर साइज पे डिस्काउंट मिले। ठीक है, ठीक है सर। तो आप बताएं, व्हाट विल बी द ऑर्डर साइज टू मिनिमाइज टोटल एनुअल कॉस्ट? अब हमें कैसे पता चलेगा? नहीं मतलब हमें इस केस में क्या पता, कैसे पता चलेगा? हमें एक वर्किंग किस लेवल पे अब करनी चाहिए, ईओ के लेवल पे, और एक वर्किंग किस लेवल पे करनी चाहिए? आए बिस्मिल्लाह पढ़ें। टोटल एनुअल कॉस्ट एट ईओ की लेवल। कंपैरिजन क्या पता चलेगा ना? नहीं मतलब मैं इसे कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, मतलब समझ आ रही क्या कर रहा हूँ? 780 पे एक वर्किंग कर रहा हूँ और एक पे 2000 पे करूंगा, और जहां खर्चा कम हो रहा होगा वो डिसीजन ले लेंगे, दैट इज 780 यूनिट्स। करवा देंगे तो बेस्ट है, स्टोरी बनानी है में सही जी, सब कुछ इंशाल्लाह होगा सर। जी डियर, एनुअल परचेज कॉस्ट आप सिंपली इस तरह करें, पहले ना ये जो सिंपल, ये जो 3-4 बातें मैं कर रहा हूँ मुसलसल, इनको बोल के फाइनल कर लें। लिखना इज नॉट एन इशू, लिखने में अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े तेज हैं।
कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे आप? सॉल्व कर लें तो हम या एक दफा मैं लिख लेता हूँ 105 into 52 5460 क्या है ये? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट्स। ईक्यू लेवल पे डिस्काउंट नहीं मिलेगी। हम डिस्काउंट की रेंज से काफी पीछे हैं, तो 150 रुपए 819 पेपर छोड़ दें। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आती कैसे? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, और इसको एज इट इज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्टेट में मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, ताकि कम से कम राउंडिंग ऑफ का यहां भी मसला ना शुरू हो जाए। 2730 एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ना ऐसे नहीं, एनुअल कैरिंग कॉस्ट आएगी कैसे? ऑर्डर साइज जितने यूनिट्स हम मंगवाएंगे वो स्टोरों में रखने हैं, जो मंगवाएंगे वो स्टोरों में रखने। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 बन जाएगा टोटल आंसर। सॉल्व तो कर देना यार, अन्य बड़ी है, कैसे सॉल्व करूं? ठीक है सर। तो ईओ की लेवल पे इंशाल्लाह जब तक अजम्पशंस हमारी रेलिवेंट है, अजम्पशंस हम फॉलो कर रहे हैं, ये चीजें ये सेम आएगी। एक मिनट इसका इंडिविजुअल जरा सम कर दें। 5460 टोटल करवा दो। 82460 नोट करें। क्लास में जरा पॉसिबल अगर है तो मेरा ख्याल है डिस्टेंस रख लिया करें यार, आप लोगों की सेहत। चेयर्स होती हैं, जरा अगर आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लें तो अच्छा है। वैसे सलमान लदा बैठता था, साथ बिल्कुल मिल के बैठ गए। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट से कहानी लिख के बताना। नोटेड है सर? ये मिस्टर शाह अब क्या वर्किंग करेंगे? क्या वर्किंग करें? छोड़ दें, पहले सोचें। टोटल कॉस्ट एट डिस्काउंटेड लेवल, टोटल एनुअल कॉस्ट एट डिस्काउंटेड लेवल। इसमें एक दो इश्यूज हैं, जरा मेरे साथ रहो। Total annual cost at discounted level. What is the discounted level order size? 2000 units. वो तो कहता है more 2000 units में भी ऑर्डर मिल हमें सॉरी डिस्काउंट मिल जाएगी। डन है जी सर जी। अब लिखना छोड़ें, सोचना शुरू करें।
एनुअल परचेज कॉस्ट। आपने बताना कैलकुलेट कैसे करें। टोटल डिमांड जी जी, मतलब फिगर्स बोल दो या फॉर्मूला बोल दो। टोटल डिमांड 5460 एनुअल डिमांड इनटू 150 इनटू 99%। कैसे, मेरा ख्याल अब इतने तो बड़े हम हो गए, 99 बाय 100 हो जाए 810 एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर अब मेरे ख्याल इतने तो बड़े हो गए सर, इसमें वैसे बॉक्स के नहीं वो तो रहना नहीं वो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिस्टर जो भी, सॉरी मैं नाम भूल गया। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज बताएं, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। ये आंसर पॉइंट्स में आएंगे और पॉइंट्स की प्लीज कोई बहस नहीं, प्लीज कभी ऐसे नहीं कि प्लीज पहले वो फिर वो फिर वो, काइंडली प्लीज ऐसे फिगर्स के नाम बोल दे, छोड़ दे पहले सब नाम बोलो। एनुअल डिमांड डिवाइड बाय जो भी ऑर्डर साइज है और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। 390 सर, सॉरी वाई 390, क्योंकि अब ये वाला सवाल हो रहा है, नहीं अब ये वाला आंसर बताएं सर। 1065 में बात बिल्कुल खत्म हो गई। एनुअल कैरिंग कॉस्ट आती कैसे? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ गेम है एक छोटी सी, रुके एक मिनट जरा, एक मिनट रुके, अपनी जरा 7 की वर्किंग ढूंढे जो आपने ईओक्यू वाले आंसर में निकाली थी। एक जस्ट मिनट। असल में 4 के साथ उसने लिंक किया हुआ है इन्वेंट्री की कॉस्ट के 2%। तो एक मिनट जरा सुनना जरा, 4 तो एज इट इज है, अब डिस्काउंटेड लेवल पे फिर इन्वेंट्री कॉस्ट बदल गई, अब उसका क्योंकि परसेंटेज का लिंक उस कॉस्ट के साथ है तो वो 150 की बेस पे आई हुई। तो क्या करूं, 148.5 बनाते शायद इंटू 2%। नहीं मतलब मेरी बात क्लियर होगी, उसने उसका लिंक किससे किया हुआ, इन्वेंट्री कॉस्ट से, और अगर वो चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली फिर ये 2% बदल दे। आंसर बताइएगा। 66970। मेरी बात पूरी कंक्लूड होने देना, इन दोनों का जरा सम करें। 8035 सर जी होल्ड ऑन, 8035। अभी भी अगर आप देखेंगे अपना जरा आंसर देखें जो अपने ईयू की लेवल पे बनाया है, उसका सम क्या था बॉक्स का, तो वही मिनिमम वही है, इनका सम वही मिनिमम है, इनका सम वही मिनिमम है, लेकिन परचेज कॉस्ट की जो डिस्काउंट है वो शायद इतनी ज्यादा है कि उसने इफेक्ट कैंसल आउट कर दिया है उस मिनिमम खर्चे का। हमारी मेरी पूरी समझे क्या कहना है? अभी भी सम ऑफ एनुअल कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट कहाँ कम है, ईओक्यू में ही है, लेकिन डिस्काउंट ज्यादा होने की वजह से, शायद नलीफाई इफेक्ट होने से टोटल कॉस्ट इस लेवल पे ही कम लग रही है। एक बार कंक्लूड करने से इतना आराम से लिख लीजिए, मुझे टोटल बताइए क्या। 818845 कंक्लूजन बताएं क्या, हमें डिस्काउंट अवेल कर लेनी चाहिए, लेकिन सही कंक्लूजन ये है कि हम इस डिसीजन पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि डिस्काउंट रेलिवेंट होने से खर्चा कम होगा। ठीक है, ये लिख लें और एक कंक्लूजन भी लिखनी इंग्लिश में। अब बेटा इस तरह नहीं काइंडली करें, क्या हो गया, 2% क्वेश्चन में देखें डिस्काउंट का 1% है और 2% होल्डिंग कॉस्ट का लिंक है। होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट प्राइस का 2% लेना है। प्लीज कंसंट्रेशन देखें,
₹4 पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट में प्लस होना है 2% ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट में। तो अब इन्वेंट्री कॉस्ट 150 रुपीज नहीं है पर यूनिट, अब वो 148.5 हो गई है बिकॉज 1% डिस्काउंट है। ठीक है, प्लीज सॉल्व करें। 150 इंटू 99% क्या आंसर आता है? 148.5, और उसको मैंने फिर 2% से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वो होल्डिंग कॉस्ट की इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ। ठीक है, तो प्लीज वर्किंग करें साथ साथ। जी नोट कर लिए, ये नोट कर लिए, कंक्लूजन लिखें आपका क्या फाइनल आंसर। हमें एडवाइस देनी है। नहीं, डिस्काउंट की वजह से परचेज कॉस्ट कम होगी। यकीनन ऑर्डर साइज अब अगर आप बढ़ाएंगे तो जरा फिगर्स देखें जरा, हमारी कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आई है कंपैरेटिवली की वजह से। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी क्योंकि ऑर्डर साइज बढ़ गए। फर्क कहाँ पड़ा है? उन दोनों का जो सम है ये ज्यादा है 8035, उधर 5 समथिंग है, तो ये इधर लेकिन 3000 की बचत हो रही है, उधर ऊपर मेरे ख्याल से 8-9 हजार रुपये की शायद बचत है, 820 समथिंग, 8,19,000। तो परचेज प्राइस में 9,000 रुपीज की सेविंग है, और इधर जो इजाफा है वो सिर्फ 3000 है, तो अल्टीमेटली शायद 6,000 रुपीज की सेविंग हो जाएगी नेट करके। हम डेफिनेटली डिसीजन किसकी बेस पे होना चाहिए? मैं वैसे ही जरा समझा ही रहा हूँ कि ईयू की लेवल पे वो कम नहीं है, वो जो रेलिवेंट चीज थी अजम्पशन की वजह से वो अभी भी कम नहीं है, लेकिन डिस्काउंट के इफेक्ट ने हमें अब फोर्स किए कि हम शायद अब ईओ को छोड़ दें, हमें डिस्काउंटेड लेवल पे ऑर्डर साइज के मुताबिक ऑर्डर्स करने चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन मींस वी शुड अवेल या वी शुड ऑर्डर, वी शुड order 2000 at a time to avail discount, to avail discount of 1%. ठीक, ठीक है वैसे मतलब इधर तो बहाना अच्छा आ गए हैं सर, सॉरी यार, ये सर अवेल हो गई, जज़ाकल्लाह सर। जो लोग लिखते जाएं काइंडली वापस आ रहे हैं। फिर वो मैनेजमेंट का अपना डिसीजन है। देखें अगर हम 4-5 भी बच रहा हो, हम कह देंगे बच रहा है, रियल लाइफ में मैनेजमेंट खुद सोचेगा अब उसने 4-5 रुपए बचाना ही नहीं, ये तो फिर बिजनेसमैन का अपना डिसीजन हो सकता है कि रहने दूं या कर लूं। तो आपका क्या ख्याल, आपका बिजनेस है, बचा लें रुपए? अपना बिजनेस समझ के, अकाउंटेंट समझ के नहीं, चल पे नंबर 274 अमीर आदमी अल्लाह मालिक।
रिस्क कंसीडर नहीं करेंगे, जी पूरा बेटा साल हमारे साथ रहेगी सर, इतनी स्टॉक उसकी रिस्क वगैरह। सर इस डेटा की बेस पे अब हमारा डिसीजन ये है, बाकी डेफिनेटली फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप अदर फैक्टर सोचना चाहते हैं जरूर सोचें। ये डेटा ये कहता है Yes, sir. कि ये कर लेना चाहिए, बाकी अगर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आपके जहन में आ रहे हैं तो वो यकीनन रेलिवेंट हो सकते हैं, लेकिन इस वर्किंग में नहीं। वो फिर फाइनल डिसीजन डेफिनेटली आप अपना बिजनेस एनवायरनमेंट जहन में रखेगा। वापस आ रहे हैं पेज नंबर 274 पे। पेज नंबर 274 के एंड पे जहां वो क्वेश्चन 2.2 रेफरेंस आ रहा था सर। हाँ इधर गेम थोड़ी सी और आगे बढ़ा के खत्म करें। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स दो वर्ड्स बार बार बोलने, मैंने दो टर्म्स कहने, एक है रीऑर्डर लेवल और एक है रीऑर्डर क्वांटिटी। नहीं बड़ा ऊपर ही रहना जरा, इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन 2.2 जहाँ लिखा हुआ था उसके फौरन बाद वर्ड्स के रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल का मतलब ये है अपने जहन में कुछ स्टोर रूम बनाए। स्टोर रूम में कितने यूनिट्स पड़े रह जाएं तो हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, ये है रीऑर्डर लेवल। नहीं वो इंशाल्लाह पता है हमें चीजें। रीऑर्डर लेवल मींस स्टोर रूम में कितने यूनिट्स रह जाएं तो कॉल करके नया ऑर्डर कर देना चाहिए। यकीनन कितने रह जाएं तो कर देना चाहिए, जितने लीड टाइम में इस्तेमाल होने वो इंशाल्लाह बात कर लेंगे। रीऑर्डर लेवल जब मैं वर्ड यूज करूं तो वी मींस टू से स्टोर रूम में कितने यूनिट्स रह जाएं तो नया ऑर्डर कर देना चाहिए, ये बात हो रही। आगे शॉर्ट वर्ड्स लिखे हुए तो समझ आते हैं उससे। व्हेन टू ऑर्डर, Yes, sir. कब ऑर्डर कर ले। कर देना चाहिए, रीऑर्डर लेवल। और अगर मैं आपके सामने वर्ड्स बोलूं रीऑर्डर क्वांटिटी, अब जब कॉल कर रहे हैं तो कॉल करके कितने यूनिट्स मंगवाएं, ये है रीऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू जहन में लाएं, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये हमें क्या बताता है? ये हमें रीऑर्डर लेवल बताता है या रीऑर्डर क्वांटिटी बताता है? रीऑर्डर क्वांटिटी बताता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि रीऑर्डर क्वांटिटी हमेशा ईओक्यू के बराबर हो? अभी हमने वर्किंग की है, 2000 यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो रीऑर्डर क्वांटिटी मींस, या इसके साथ और वर्ड्स लिखें जरा, रीऑर्डर साइज कह सकते हो इसे? किसको 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 किसको? रीऑर्डर साइज। क्या मतलब रीऑर्डर साइज अपने लफ्जों में? रीऑर्डर लेवल, कितने यूनिट्स रह जाएं तो ऑर्डर करें, कितना ऑर्डर करें, रीऑर्डर क्वांटिटी। कॉल करके कितने यूनिट्स मंगवाएं, क्या जितने पड़े रहेंगे उतने मंगवा लें? हो सकता नहीं। तो ईओक्यू का जो फॉर्मूला वो क्या बताता है? रीऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रीऑर्डर क्वांटिटी हमेशा ईओक्यू हो, वो डिफरेंट भी हो सकती है अगर डिस्काउंटेड लेवल से। तो रीऑर्डर लेवल मींस व्हेन टू ऑर्डर, Yes, sir. एंड रीऑर्डर How much? क्वांटिटी मींस हाउ मच टू ऑर्डर। वर्ड्स हेल्पफुल है? Yes, sir. ये दो बातें जहन में रख के अब नेक्स्ट हेडिंग देखा लास्ट। हाँ ठीक, लीड टाइम क्या होता है? हौसला। रीऑर्डर लेवल एंड बफर स्टॉक, लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 274। पेन हाथ में रख ले और अपने बिजनेस के नाम से पढ़ते जाए। रीऑर्डर लेवल एंड बफर स्टॉक, क्या होता है बफर स्टॉक अभी मैं बताता हूँ। इफ मैनेजमेंट पॉलिसी इज टू अवॉइड, अंडरलाइन करने फर्स्ट थ्री वर्ड्स में, स्टॉक आउट एंटायरली। मैनेजमेंट चाहती है कि कभी भी स्टॉक आउट ना हो, कभी भी ना हो कि कस्टमर आए और हमारे पास चीजें ना हो, कभी भी ना हो कि प्रोडक्शन हो रही हो और रॉ मटेरियल खत्म हो जाए, कभी भी ये ना हो। देन द रीऑर्डर लेवल क्या होता है? Should be high enough to ensure no stock out occurs during the supplied lead time. A new quantity of material should be ordered when the current inventory reaches the reorder level for that material. अगर हम चाहते हैं
कि स्टॉक आउट ना हो, तो हमें फिर ऑर्डर कब कर देना चाहिए? जब हमारे पास लीड टाइम का स्टॉक रह जाए। लीड टाइम किसे कहते हैं? ऑर्डर प्लेस करने से लेके ऑर्डर के यूनिट्स रिसीव करने तक जो दिन, महीने, हफ्ते लगने हैं, उसे लीड टाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 15 दिन है और हर रोज की आपकी रिक्वायरमेंट 100 यूनिट्स है, तो 15 इंटू 100, 1500 यूनिट्स जब रह जाएं तो आपको नए यूनिट्स का ऑर्डर कर देना चाहिए। अब ये 1500 यूनिट्स क्या चीज है? रीऑर्डर लेवल। 15 क्या है? लीड टाइम, 15 दिन मल्टीप्लाइड बाय मैंने किया 100। ये 100 क्या है? डेली डिमांड, डेली रिक्वायरमेंट। 100 यूनिट्स डेली चाहिए, 15 दिन लीड टाइम है, ऑर्डर आने में 15 दिन लग जाने हैं। 1500 यूनिट्स जब आपके स्टोर रूम में हो, आपको जल्दी से कॉल कर देनी चाहिए। 15 दिन क्या करते रहे? वहां से उठा के इस्तेमाल करते रहे, और 15वां दिन इंशाल्लाह क्या होगा? नया ऑर्डर आ जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग री ऑर्डर लेवल? तो कब ऑर्डर कर देना चाहिए? जब लीड टाइम के दिनों का स्टॉक बच जाए। मेरा तो ख्याल है जब आखिरी यूनिट उठा लें, नहीं फिर क्या होगा? आखिरी यूनिट उठाया, कॉल कर दी, 15 दिन आराम से रिलैक्स करेंगे, फिर वो स्टॉक आउट हो जाए। नहीं, छुट्टी नहीं, मजा नहीं आया सर। अपना बिजनेस है, वापस आ जाए। जी जी आ रही है सर, मतलब मैं भी पढ़ के आऊँ यार, बैठ क्या। नेक्स्ट पेज सर, खुदा का नाम ले, तुम नजदीक क्यों नहीं बैठता मेरे, ताकि कभी अगर जरूरत पड़े तो। अब इतनी दूर है, क्या करूँ? नेक्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन, इफ सप्लाई लीड टाइम, दोबारा अंडरलाइन करें। If supply lead time is certain and demand during the lead time is constant, पहले once again assumption आ रही है, और क्या ये हो सकता है ये certain ना हो? तो आने दें, इंशाल्लाह करते हैं। लेकिन अगर क्या क्या certain है जी, हिम्मत करते हैं। 15 दिन है तो 15 ही है, और 100 अगर यूनिट्स डेली डिमांड है तो वो डेली वही है। क्या हैप्पैज़र्ड हो सकती है? क्या लीड टाइम भी अनसर्टेन हो सकता है? लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट assumption? दोनों सर्टेन है और कांस्टेंट है। सर्टेन और कांस्टेंट है। क्या सर्टेन और कांस्टेंट है? लीड टाइम सर्टेन है, डिमांड लीड टाइम इज कांस्टेंट। देन रीऑर्डर लेवल का बेटा फिर एक आसान सा फार्मूला बन जाएगा। क्या? बन गया था शायद, अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया। डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन डेज। लीड टाइम पर डे नहीं, लीड टाइम होता क्या है? तो लीड टाइम इन डेज। लेकिन मेरे साथ रिलैक्स होकर जरा बोर्ड पे देखें, अगर डिमांड आपको वीकली दी हुई है, डिमांड पर वीक, तो लीड टाइम भी पर वीक। अगर डिमांड पर मंथ, तो लीड टाइम भी इन मंथ्स। हम बाय डिफॉल्ट ध्यान में रख लेते हैं डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन डेज। बाकी डेफिनेटली अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में एडजस्ट कर लेंगे। इससे होगा क्या? अब एक डाटा लिखा हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। व्हाट इज 1000? डिमांड पर डे। व्हाट इज 6? लीड टाइम इन डेज। 6 दिनों में स्टॉक हम तक पहुंचेगा। हमारी हर दिन की रिक्वायरमेंट क्या है? तो 6000 यूनिट्स क्या है? ई ऑर्डर लेवल। क्या मतलब ई ऑर्डर लेवल? हाँ जी, जब 6000 यूनिट्स हमारे स्टोर रूम में रह जाएं, हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। 6000 यूनिट्स का नो, कितना कर देना चाहिए वो हमने ईओक्यू में बात की, वो दोबारा इंशाल्लाह मिक्स करते हैं। इस वक्त डिसाइड ही हो रहा है ऑर्डर कब करें। पहले थोड़ी देर पहले क्या डिसाइड हुआ था? ऑर्डर कितने यूनिट्स का करें। तो अब इसको मिक्स नहीं करें काइंडली, इस वक्त हम ऑर्डर कब करें की बहस करते हैं। लेकिन बड़ा ये जो फॉर्मूला भी आपके सामने आया, ये किस वक्त बनेगा? इफ सप्लाई लीड टाइम इज certain and the demand during the lead time is constant. लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करें, if supply lead time is uncertain
एंड डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम इज आल्सो अनसर्टेन। अब रिलैक्स रहें जरा, क्या क्या अनसर्टेन हो गया? मसलन कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं, कभी 17 दिन भी लग जाते हैं, और कभी 12 दिन में भी आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन रास्ते की मुश्किलात के हैं। धुंध भी हो जाती है, देयरफॉर ट्रैफिक स्लो हो जाती है, रश भी होता है वगैरह वगैरह। कभी कभी रिलैक्स भी रहता है काम, कभी सुबह सुबह, और कभी मोबाइल, अच्छा सॉरी, मतलब मुश्किलात जिंदगी में है। फिर डिमांड, किसी दिन 100 यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, किसी दिन 150 यूनिट्स की पड़ जाती है, किसी दिन डिमांड नहीं होती 50 की पड़ जाती है। तो क्या क्या अनसर्टन है? डिमांड भी और लीड टाइम भी। अब इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है, पिछले पेज पे जाओ, पिछले पेज के लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। हम इस वक्त डिसाइड ये कर रहे हैं, डिस्कस ये कर रहे हैं कि मैनेजमेंट चाहती नहीं है कि स्टॉक आउट हो। तो अगर तो वापस नेक्स्ट पेज पर है, अगर तो लीड टाइम और डिमांड सर्टन है फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहती है स्टॉक आउट ना हो और अनसर्टेनिटीज मौजूद है, तो फिर मैनेजमेंट मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम लीड टाइम की बेस पे रीऑर्डर लेवल सेट करेगी। क्यों? हम चाहते हैं स्टॉक आउट ना हो। तो अब हमें फिर किस तरफ जाना चाहिए? हम एक स्टोरी ये बनाएंगे अब कि कोई एक मैक्सिमम डिमांड प्रेडिक्ट करेंगे कितनी है, मिनिमम डिमांड कितनी है, एवरेज डिमांड कितनी है। ये मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, अगर सप्लाई, लीड टाइम और डिमांड कांस्टेंट है तो जरूरत ही नहीं है। दोबारा पिछली लाइन में ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, वो जो 1000 है, क्या वही 1000 मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज है? क्यों? कांस्टेंट है, वो डिमांड वही है। क्या 6 भी है, मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है, एवरेज भी है? तो इन वर्ड्स की कोई जरूरत, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज की हमें जरूरत नहीं है अगर सर्टेनिटीज मौजूद। लेकिन अगर दुनिया अनसर्टेन हो जाए तो फिर मैक्सिमम डिमांड, मिनिमम डिमांड, एवरेज डिमांड की वर्किंग की जाती है। और इसी तरह लीड टाइम के बारे में भी, मैक्सिमम कितने दिन लग सकते हैं, कम से कम कितने लग सकते हैं, एवरेज कितने लग सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं स्टॉक आउट बिल्कुल ही ना हो, तो हमारा फिर लीड टाइम का फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम डिमांड इन डेज अगर लेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम इन डेज लेंगे। तो अब हमें मैक्सिमम की तरफ क्यों जाना? स्टॉक आउट। फिर एक ये सिचुएशन ये भी हो सकती है, भी आ जाएगी कि मैनेजमेंट रिस्क लेने को तैयार है। नहीं, फिर वो कैसे रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो प्रोबेबिलिटीज वगैरह आ जाएंगी, कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मैनेजमेंट चाहती है, कौन सा पेज पे बात कर रहा हूँ ढूंढ के, 274 लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। मैनेजमेंट चाहती है स्टॉक आउट ना हो और अनसर्टेनिटीज अगर मौजूद है तो आ जाए नेक्स्ट पेज पे। फिर स्टोरी क्या बन जाएगी? द रीऑर्डर लेवल इज सेट। मिल गया कहाँ हूं मैं? सेकंड पैराग्राफ ऑफ द नेक्स्ट पेज। द रीऑर्डर लेवल इज सेट एट द maximum expected consumption of material during the supply lead time. This is more than average. क्या ये कुछ एवरेज से ज्यादा होगा? As a result, more inventory is hold than is needed on average. फार्मूला पहले बना ले फाइनल, क्या बना? मैक्सिमम डिमांड पर डे। अब फॉर एग्जांपल जो आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है, 1500 यूनिट्स तक मैक्सिमम जा सकती है डिमांड, और लीड टाइम जो है मैक्सिमम 10 दिनों तक जा सकता है। इट मींस हम 15,000 यूनिट्स अगर पड़े रह जाएं तो ऑर्डर कर देंगे। आगे ना जाइएगा, आगे आसान सी बात है, पहले यहां तक खत्म कर लो जी। फिर वो डेफिनेटली होल्डिंग कॉस्ट अब ज्यादा आएगी, लेकिन वो जो स्टॉक आउट से नुकसान है शायद उससे हम बचना प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन मेरा दूसरा वे भी आ जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट। अब फिर इसको भी वे करना पड़ेगा, और शायद फाइनल डिसीजन इन दोनों को वे करके करना चाहिए कि वो जो शॉर्टेज कॉस्ट है और होल्डिंग कॉस्ट है, इनमें से मिनिमम कैसे होगी। तो वो इंशाल्लाह गेम ऑन है। ये मैक्सिमम वर्ड समझ आ गई यहाँ तक? देन सर इस स्टोरी में अब आखिरी चीज है, बस 2 मिनट में चाहिए अगर बात पूरी हो जाए। अगला इस अगले जो 15,000 की जहाँ वर्किंग उससे अगला सेंटेंस अंडरलाइन करें। द इन्वेंट्री हेल्ड in excess of average requirement.
in order to remove the risk of stock out. क्या इस केस में हम एवरेज से कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक रख रहे हैं? तो जितना एवरेज से ज्यादा रख रहे हैं उसको बोला जाता है सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक या सेफ्टी इन्वेंट्री। क्यों रख रहे हैं? एहतियातन। एहतियातन किससे ऊपर जो रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है? एवरेज से ऊपर आप जितना स्टॉक रख रहे हैं ताकि स्टॉक आउट ना हो, उसे क्या बोला जाता है? सेफ्टी स्टॉक, बफर स्टॉक, सेफ्टी इन्वेंट्री। 3 वर्ड्स लिखे नजर आएंगे। इसका आसान सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमें कैसे पता चलेगा एवरेज से ऊपर कितना रखा जा रहा है? अगर हम एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम करके एवरेज लेवल निकाल लें और मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम लीड टाइम से डिफरेंस ले लें, तो हमें पता चल जाएगा एवरेज से ऊपर कितना है। तो लास्ट फार्मूला देखा जरा, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम और लेस क्या कर दें, एवरी डिमांड इनटू एवरी लीड टाइम। तो ये जो 9000 सॉर्ट ऑफ यहाँ कैलकुलेट हुआ है, ये क्या कहलाएगा? ये प्लीज क्लियर है फॉर्मूला? क्या है ये फॉर्मूला? बेसिकली एवरेज अगर आ जाए तो एवरेज से ऊपर जितना है, कहां तक कहां तक? तो मैक्सिमम और एवरेज के दरमियान जो फर्क है वो क्या कहलाता है? बफर स्टॉक। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बफर स्टॉक? मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम से हमारा रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, उसको फिर एवरेज से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो बफर स्टॉक। क्लियर है सर यहाँ तक? आज सर मेरी तरफ से जो होमवर्क है वो ये है, प्लीज आई एम अज्यूमिंग क्या आप इन चीजों को टाइम दे रहे हैं। आज जरा लर्निंग कर्व के 3-4 क्वेश्चन जो रिसेंटली किए थे उनको दोबारा रिवाइज करें। मेरा ख्याल है एक टेस्ट रख लें जरा। तो आज इस तरह करें, क्वेश्चन ढूंढे जरा, पेज नंबर, टेस्ट रख लें, भी डर के पूछना पड़ता है। पेज नंबर 246 पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आए थे 246 ऑनवर्ड, तो आज जरा इनको करें, आधा पौना घंटा दे सकें, मतलब सारे क्वेश्चन जो किए आपने उनको सामने रख के रिवीजन करें, ठीक है? फिर टेस्ट मेरा ख्याल परसों रख लेते हैं। एक चीज साथ और मिला लें दोबारा, डिसीजन मेकिंग, उसके मैं 2-3 क्वेश्चंस बता दूंगा। जिससे गौरी वाला टेस्ट हुआ था, थोड़ी सी हिम्मत करके उस तरह का टेस्ट और दे दें। आज क्या दिन है? ट्यूसडे है ना, तो थर्सडे तक रखना। कल फिर मैं 2-3 उसके बता दूंगा। तो जरा मिक्स सॉर्ट ऑफ होगा, लर्निंग कर्व एंड प्लस जरा डिसीजन मेकिंग, ठीक है? तो जरूर साथ साथ टाइम दें। अल्लाह मालिक इंशाल्लाह लगे हुए। अल्लाह हाफिज़ जी। अपने पॉइंट्स आप नोट कर लें सर, अपने पॉइंट्स आप नोट करते रहे। ये जो मैं क्वेश्चंस कहता हूँ एक्स्ट्रा, होपफुली सबको पता है कि वो फिर वीकेंड तक इकट्ठे करता हूँ और वीकेंड में फिर मैं अकेले कर लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। नॉर्मल क्लास तो जी जी जी। वो तो